हेलो दोस्तों, मैं बालकिशन मालाकार, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल। पिछले वीडियो में हमने पवन के अपरदनात्मक कार्यों के बारे में पढ़ा, जिसके अंतर्गत पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ, जिसमें वातगर्त, छत्रकशिला, इंसेलबर्ग, जूगेन, डिमोइसेल्स, ड्राइकांटर, यार्डंग, जालीदार शिला, पुल, खिड़की आदि के बारे में हमने बात करी। आज हम बात करते हैं पवन द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों की। पवन द्वारा अपर्दन प्रक्रिया के फलतः जो अवसाद पवन प्राप्त करती है, उस अवसाद को वो परिवहन करके अपने साथ ले जाती है। जब पवन की गति धीमी हो जाती है या पवन मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है, तो पवन अपने द्वारा परिवहनित भार को वहीं निक्षेपित कर देता है, वहीं पे इकट्ठा कर देता है और इससे बहुत सारी नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बालू का स्तूप या सैंड ड्यून्स की। रेगिस्तानी भागों में या रेगिस्तानी सीमा के बाहर निर्मित होने वाले रेत के छोटे और गतिशील टीले जो हवा के साथ स्थानांतरित होते रहते हैं, उन्हें हम बालू का स्तूप या सैंड ड्यून्स कहते हैं। वायु की दिशा में इनका ढाल साधारण होता है, जबकि विपरीत दिशा में इनका ढाल तीव्र होता है। ये जो स्तूप होते हैं, इन स्तूपों का आकार गोल भी हो सकता है, नवचंद्राकार भी हो सकता है या अनुवर्ताकार भी होता है। इन सैंड ड्यून्स में हम बात करते हैं पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य लॉन्जिट्यूडनल बालू का स्तूपों की। ये जो पवनानुवर्ती स्तूप होते हैं, ये पवन की दिशा में उसके समानांतर निर्मित लंबे बालू का स्तूप होते हैं और ये पवनानुवर्ती स्तूपों के समानांतर चलने वाली हवा इनके मध्य की रेत को उड़ाकर उस स्थान को खाली छोड़ देती है, जिसे हम कॉरिडोर या गलियारा भी कहते हैं। सहारा के मरुस्थल में ये जो कॉरिडोर होते हैं, इन्हें गोसी कहा जाता है और रेगिस्तानी इलाकों में चलने वाले कारवां इन्हीं गलियारों से होकर आगे बढ़ते हैं। ये जो स्तूप है, इनको रेखिक स्तूप, रेत कटक, अलब स्तूप आदि भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं हम अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स बालू का स्तूपों की। जब बालू के स्तूपों का निर्माण प्रचलित पवन की दिशा के समकोण पर होता है, तो उसे हम अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। गर्म मरुस्थलीय भागों में वायु द्वारा रेत के जमाव से निर्मित चापाकार या अर्धचंद्राकार अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों को बरखान कहते हैं और ये जो बरखान है, इनका पवनमुखी ढाल उत्तल होता है तथा पवन विमुखी ढाल अवतल होता है। इसी तरह से कुछ और भू-आकार हैं जो हमें उन मरुस्थलीय इलाकों में दिखाई देते हैं। उर्मिकाएँ या रिपल्स, ये सागरीय तरंग की भांति मरुस्थल की रेतीली सतह पर उभरने वाले भू-आकार होते हैं। बालू का प्रवाह, स्थलाकृतिक अवरोध के सहारे बालू की लंबाकार गतिशील श्रेणियाँ होती हैं। बालू का कगार, बालू की लंबाकार चौड़े शिखर वाली श्रेणियों को बालू का कगार कहते हैं। सीफ, ये बरखान की जैसे ही होते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि सीफ के अंदर केवल एक ही भुजा मिलती है।
नेबका ये झाड़ियों के पीछे निर्मित होने वाले बालू का स्तूप है। लूनेट लघु गर्तों के पीछे निर्मित होने वाले नवचंद्राकार स्तूप है। परवलयिक रेतीली भूमि आंशिक रूप से वनस्पति द्वारा ढकी होने पर उनके पीछे बनने वाले बालू का स्तूपों को पैराबोलिक या परवलयिक स्तूप कहते हैं। फिर है लोयस, पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए अति सूक्ष्म बालू या धूल कणों के मरुस्थलीय सीमा के बाहर निक्षेपण को लोयस कहते हैं। पवन जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों से जब मृदा को उड़ाकर ले जाती है तो उसके बारीक कण वो पवन की मंद गति के साथ भी काफ़ी अधिक दूरी तक बहते जाते हैं और मरुस्थलीय सीमा के बाहर जाकर उनका निक्षेपण होता है, जिसे हम लोयस कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा विकास चीन में ह्वांगो नदी के मध्यवर्ती भाग में हुआ है, जहां गोबी के मरुस्थल से लाए गए निक्षेप जमा हुए हैं। इसके अलावा लोयस के मैदान जो हैं वो जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, यूएसए और अर्जेंटीना के पंपास प्रदेश में भी स्थित हैं। फ्रांस और बेल्जियम के अंदर इन लोयस को लीमन और अमेरिका में एबोर्ड कहा जाता है। ये कुछ पवन द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों की बात हमने करी। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद।